नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी। और पिथौरागढ़ दौरे के समापन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीड़ी पौंडी जिला अस्पताल पहुंचे और जहां उन्होंने इमरजेंसी और चिल्ड्रन वार्ड्स का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना और उन्होंने सभी मरीजों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को बेहतर उपचार और सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आश्वासन दिया कि किसी भी समस्या की जिलाधिकारी के माध्यम से सीधे उनके संज्ञान में लिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ और इस गौरवशाली क्षण का साक्षी बनने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कोलकाता पहुंचे और प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इसे भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक दिन करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने की राह पर है। और उन्होंने विश्वास जताया कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने से न केवल विकास को गति मिलेगी बल्कि राज्य में जारी घुसपैठ पर भी प्रभावी नियंत्रण लगेगा। आज भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक दिन है और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बन रही है और इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भी उसके साक्षी बन रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर के निश्चित रूप से जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने से अब पश्चिम बंगाल का भी विकास होगा। और जिस तरह से वहाँ घुसपैठ कुछ लोग राजनीतिक दलों के द्वारा कराई जाती थी, उस पर नियंत्रण। पश्चिम बंगाल में एक ऐतिहासिक बदलाव के साथ भाजपा की एक नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह ब्रिगेड मैदान में संपन्न हुआ और शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उनके साथ 5 मंत्रियों ने भी एक गोपनीयता की शपथ ली। और इस भव्य समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और भाजपा के राष्ट्रीय नितिन नवीन समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे और साथ में योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी सहित 20 राज्य के मुख्यमंत्रियों ने इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एसएसपी के निर्देश पर जारी ऑपरेशन प्रहार के तहत मंगलौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोकशी में संलिप्त 2 आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया और कुमराह निवासी ये दोनों आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय थे और पहले भी गोकशी के मामलों में नाम दर्ज रहे। और सीओ मंगलौर अभिनय चौधरी ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ यह अभियान निरंतर जारी है और फिलहाल पुलिस आरोपियों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति की जांच में जुटी है और ताकि उन पर प्रभावी कानूनी शिकंजा कसा जा सके। एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध गतिविधियों में शामिल अपराधियों के खिलाफ पुलिस कठोर कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत मंगलौर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों पकड़े गए आरोपी गोकशी मामले में शामिल थे और लगातार अवैध गतिविधि कर रहे थे। इसी को लेकर मंगलौर पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मंगलौर क्षेत्र के कुमराड़ी गांव के बताए जा रहे हैं। सीओ मंगलौर अभिनय चौधरी का कहना था कि जनपद में ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है और जो अवैध गतिविधियों में लगातार शामिल है, पुलिस उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही और ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। मंगलौर से एनबी के लिए अकील अहमद। उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत संगठित अपराध करने वाले गिरोह को के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसी क्रम में जो गोकशी के बहुत
पहुंचे हुए मुजरिम थे जिनके खिलाफ कई मुकदमे हैं, तो उनको चिन्हीकरण करके 2 अभियुक्त जो जिसका नाम सोनू और अनीस है, जो कुम्हराड़ी के रहने वाले हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। कल ही दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। उनकी संपत्ति की जांच की जा रही है। जो जितनी भी उनके द्वारा चल अचल अवैध संपत्ति बनाई गई होगी, उनका सबका जब्तीकरण किया जाएगा और सरकार में उनका निहित किया जाएगा। चारधाम यात्रा में घोड़े खच्चरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने यात्रा शुरू होने से पहले भी सभी पशुओं की स्वास्थ्य जांच और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और गांव-गांव के हेल्थ कैंप लगाकर घोड़े खच्चरों की मेडिकल जांच कराई गई और केवल फिट पशुओं को ही यात्रा में शामिल होने की अनुमति दी गई। और मंत्री ने बताया कि पशुओं पर अत्याचार रोकने के लिए SOP लागू की गई और निगरानी के लिए विशेष टीम भी तैनात की गई। और उन्होंने कहा कि सरकार की इन व्यवस्थाओं से पशुओं की मौत के मामले में काफ़ी कमी आई है और यात्रा को सुरक्षित बनाया गया है। कितने कैंप वहाँ पे लगे हुए हैं? नहीं, देखिए चारधाम की व्यवस्था जो है जब हमारे कैंप जो है वो चारधाम से पहले लगते हैं। हम पूरी कोशिश यही करते हैं कि चारधाम शुरू होने से पहले हम उन समस्त गांव में जहां से हमारे घोड़े खच्चर आते हैं उसमें हेल्थ कैंप और रजिस्ट्रेशन कैंप लगाएं। हमने 2 महीने पहले ही से ये प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हमने जो बीमार घोड़े थे, चोटिल घोड़े थे या वृद्ध घोड़े थे, उनको इस यात्रा में जाने से बैन किया है। और जैसे जैसे हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करे हैं हमने हर जगह कि कौन सा घोड़ा फिट है यात्रा में रहने के लिए। हमने SOPs खड़ी करी हैं यात्रा के दौरान भी, जिसमें कि हमने 50 मेंबर की म्यूल टास्क फोर्स केदारनाथ में खड़ी करी है, 10 मेंबर की म्यूल टास्क फोर्स हमने यमुनोत्री धाम में खड़ी करी है, जिसका काम पूरे यात्रा रूट में यही देखना है कि घोड़े खच्चरों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, कोई क्रूरता नहीं करी जा रही है, उनको आराम मिल रहा है, पानी पिलाने का समय मिल रहा है। और 2022 में एक समय ऐसा था जब 250 से ज्यादा घोड़ों की डेथ की खबरें आई थी और 2025-26 में वो डेथ रेट 250 से गिर के सिर्फ 25-26 में रह गया है। तो ये दिखाता है कि सरकार ने जो पॉलिसी मेकिंग करी है और जो धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन किया है उसका फायदा कहीं ना कहीं हमको देखने को मिला। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने भाजपा पर चुनावी प्रलोभन देने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता बहुत स्वाभिमानी है और वह लालच में आने वाली नहीं है। और प्रीतम सिंह ने यह भी कहा कि राज्य की महिलाओं ने आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी और जनता हमेशा सही निर्णय लेती है। और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी पार्टी ने चुनाव के दौरान प्रलोभन देने की कोशिश की तो कांग्रेस उसका सख्त विरोध करेगी। और उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होना जरूरी है। देखिए, जहां तक उत्तराखंड का जिक्र आपने किया, उत्तराखंड के लोग बहुत स्वाभिमान वाले लोग। आपने देखा होगा राज्य निर्माण के समय कि किस तरीके से यहाँ की मातृशक्ति और आंदोलनकारियों ने राज्य प्राप्ति के लिए अपना बलिदान देने का काम किया है। उत्तराखंड के लोग सीने पे गोली खाते हैं, पीठ पे गोली नहीं खाते। तो हम कहते हैं निश्चित रूप से सरकार करेगी प्रयास, वो कोशिश करेगी कि महिलाओं के खातों में पैसे डाल दे, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि उत्तराखंड की महिलाओं का जो स्वाभिमान है उसको खरीदा नहीं जा सकता है, उससे जो है चुनौती नहीं दी जा सकती। और हथकंडे भी अपनाएंगे, CBI, ED, इनकम टैक्स तो इनका परमानेंट हथियार है। केंद्रीय बलों को भी नियुक्त करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, उत्तराखंड के लोग अगर ऐसा कृत्य जो है उत्तराखंड में करने का प्रयास भाजपा या सरकार ने किया तो उसका कड़ा प्रतिकार जो है यहाँ के लोग करेंगे। देहरादून के प्रेमनगर के नंदा की चौक पर बने एक पुल को लेकर PWD ने 31 मई तक काम पूरा करने का दावा किया है और 16 करोड़ की लागत वाले इस पुल के शुरू होने से हजारों लोगों को राहत मिलेगी। और पिछले मानसून में पुराने पुल बहने के बाद से फिलहाल आवाजाही अस्थायी पुल के सहारे हो रही है। और हालांकि मौके पर काम भी धीमी रफ्तार से स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब देखना यह होगा कि विभाग मानसून से पहले इस पुल को जनता के लिए खोल पाता है या नहीं। तो
सर, नंदा की चौकी पुल की अगर बात की जाए तो जिस तरह की मौजूदा स्थिति है, कब तक हम उसे हैंडओवर जैसे तैयार कर रहे हैं? देखिए, जो हमारा प्लान बना है उसको करने के लिए जो हमारी पूरी कार्य योजना बनी हुई है उसको हम 31 मई तक का टारगेट हमने रखा है कि 31 मई तक हम सेतु पर अपना जो यातायात है वो शुरू कर देंगे। ये हम अभी हमारा प्लान है। कुल लागत वगैरह कुल क्या है उसका? 16 करोड़ की इसमें हमें एनएचए से पैसा मिला था। 16 करोड़ में ये हम बना रहे हैं। इसमें ब्रिज भी है और जो हमारे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में जो प्रोटेक्शन वर्क कर रहे हैं उसका भी उसमें शामिल है, और जो हमारे एग्जिस्टिंग पियर्स थे उनको भी हमने स्ट्रेंथन करा है, जैकेटिंग करा है। अच्छा सर, कल मसूरी रोड कोटद्वार में कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने चारधाम यात्रा में गैर सनातनियों के प्रवेश को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। और धस्माना ने कहा कि पंजीकरण के दौरान यात्रियों की पूरी जानकारी पहले ही दर्ज हो चुकी है और इसलिए इस मुद्दे पर अनावश्यक विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं। और उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस संवेदनशील विषय का राजनीतिकरण कर रही है। और साथ ही उन्होंने मंदिरों के गर्भगृह में वीवीआईपी फोटोशूट पर भी सवाल उठाते हुए इसे धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताया और सरकार की कार्यप्रणाली को घेरा। लेकिन आप गर्भगृह में अपने वीवीआईपी को ले जाकर के फोटोग्राफी कराओगे, वीडियोग्राफी करवाओगे, वहां पर सारे प्रोटोकॉल और नॉर्म्स को तोड़ोगे, सारे नियमों का उल्लंघन करोगे, लेकिन शोर मचाओगे कि साहब हम गैर सनातनियों को नहीं जाने देंगे। अरे गैर सनातनियों को रोकना है तो आप जिस समय आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसी समय आप देख लें कि नाम से पता लग जाता है। अगर कोई जोसेफ है और कोई जयराम है तो उसके नाम का पता लग जाएगा कि वो क्या है, क्या उसकी, तो आप पता कर सकते हैं। जिस समय फॉर्म भरेंगे आप उसका रजिस्ट्रेशन का, उस समय आप उससे पूछ लें आस्था के बारे में। देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने चंपावत मामले को कांग्रेस का सुनियोजित षड्यंत्र करार दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने एक 16 साल की मासूम बच्ची की टूलकिट की तरह इस्तेमाल कर घटिया राजनीति की है। और रुचि भट्ट ने कहा कि पुलिस और एसआईटी जांच में कोई अप्रिय घटना सिद्ध नहीं हुई है। और उन्होंने चेतावनी दी कि बच्ची की मनोस्थिति से खिलवाड़ करने का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना होगा। और उनके अनुसार मुद्दा विहीन कांग्रेस की इस संवेदनशील राजनीति का उसे भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान मिलना है, जैसे कि अभी आप लोग ने देखा था कि कैसे राजनीतिकरण उन्होंने इस मुद्दे का किया है। और हमारी चंपावत की पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए एसआईटी बिठाई और उस पर जांच की और बच्ची का मजिस्ट्रेट का बयान हुआ और ये कोई भी घटना नहीं निकल के आई है। तो अगर वो ये सोचते हैं कि इसका फायदा उठाकर वो कोई फायदा उनको मिलने वाला है कांग्रेस पार्टी को, तो ऐसा नहीं है। गोलचू की धरती पे अभी जैसा पहले भी बात हुई है कि ये दुष्कर्म की बात उन्होंने रखी है और न्याय के देवता हैं वो। और पूरी मुझे लगता है 70 की 70 सीटें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं अभी हमने, क्योंकि पीछे हमारी जो संसद में हमारे बहनों का जो बिल गिरा और उसके प्रति भी आक्रोश बहनों को, और ये डबल ये दूसरी एक बात उन्होंने और लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार उनको बहुत तगड़ा नुकसान भी उठाना पड़ेगा और ये आक्रोश जो चलता आ रहा है वो अब और ज्यादा महिलाओं की तरफ से देखने को मिलेगा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और कांग्रेस ने चंपावत में नाबालिग के साथ हुई घटना की कड़ी निंदा करते हुए उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। और धस्माना ने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और जिससे महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और उन्होंने मांग की कि पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जनता में सुरक्षा का विश्वास बहाल हो सके। शामिल अधिकांश मामलों में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और दायित्वधारी अंकिता भंडारी का मामला आज तक नहीं खुला। वीवीआईपी कौन था, सीबीआई कहां गायब हो गई, ये सीबीआई कहां चली गई। अगर किसी विपक्ष के नेता के खिलाफ कार्रवाई करनी होती तो सारे अखबार रंगे पड़े होते, सारे चैनल्स में, न्यूज चैनल में वही न्यूज चल रही होती। वीवीआईपी की सीबीआई जांच का मामला कौन से ठंडे बस्ते में चला गया पता नहीं है। इस मामले में आज हमने राज्य के मुख्य सचिव आनंद वर्धन साहब को ज्ञापन दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमने मांग करी है चंपावत के दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करके कड़ी सजा दी जाए
अंकिता भंडारी के मामले में जो वीवीआईपी की खोज सीबीआई कर रही है, सीबीआई लापता हो गई, सीबीआई का पता लगाया जाए। और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में पूरे प्रदेश के अंदर राज्य के मुख्य सचिव पूरे प्रदेश के पुलिस कप्तानों को, पुलिस महकमे को निर्देश दें कि अपराधों को रोको, वरना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस को फिर से मुख्यमंत्री आवास कूच करना पड़ेगा, राज्यपाल भवन घेराव करना पड़ेगा। देहरादून में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दावा किया कि ये गौरक्षण और उत्तराखंड देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार गौशालाओं में प्रति गाय का रखरखाव भला और 5.72 लाख से बढ़ाकर 80 कर दिया है और प्रदेश में कुल 70 गौशालाओं के लक्ष्य में से 19 बनकर तैयार हो चुकी है। और मंत्री ने जनता से अपील की कि वो वृद्ध या कम दूध देने वाली गायों को सड़कों पर लावारिस न छोड़ें और उन्होंने जोर दिया कि गौरक्षक और गौ संरक्षण के लिए सरकार प्रयासों के लिए सामाजिक भागीदारी भी अनिवार्य है। देखिए, उत्तराखंड सरकार पहली बार पूरे देश की पहली सरकार है जिसने पशुपालन के गौशालाओं के लिए 5 रुपये 75 पैसे से 2022 में हमने शुरुआत करी थी। जब मैंने पहली बार ये मंत्रालय संभाला, हम गौशालाओं के लिए जो हमारे पशु रहते हैं उनकी देखरेख के लिए 5 रुपये 75 पैसा देते थे। आज उसको हमने बढ़ाकर लगभग 80 रुपये किया है, जो पूरे देश में कोई सरकार नहीं दे रही है, सिर्फ उत्तराखंड सरकार दे रही है। हमने 70 नई गौशालाओं का निराश्रित पशुओं के लिए 70 नई गौशालाओं को बनाने का प्रण लिया है, जिसमें लगभग 19 गौशालाएँ हमारी लगभग बनकर तैयार हो चुकी हैं। मेरा आप सारे चैनल के माध्यम से, जितने भी हमारे यहाँ पे पत्रकार बंधु हैं, उनके माध्यम से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से निवेदन है कि गौशाला बनाना उसका कोई एक सल्यूशन नहीं है। हमने गौ माता को अपनी माता का दर्जा दिया है, तो उसका देखरेख करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। आज जितने भी निराश्रित पशु सड़कों पर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही द्वारा छोड़े जा रहे हैं। जब वो दूध देना कम कर दे रही है या वृद्ध अवस्था में जा रही है या बीमार हो रही है, तो हम ही लोग हैं जो उनको सड़कों पर छोड़ रहे हैं। तो मेरा आप सारे चैनल के माध्यम से यही निवेदन है जनता से कि जिसको हमने माता का दर्जा दिया है उसकी देखरेख करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। और आगामी मानसून को देखते हुए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग हाई अलर्ट मोड पर है और सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राहत बचाव कार्यों के लिए राज्य भर में मॉक ड्रिल और जागरूकता अभियान तेजी से कर दिया गया और मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया और लेकिन क्लाउड बस्ट और कम समय में अत्यधिक बारिश की घटनाएं बड़ी चुनौती बनी हुई है और विभाग की प्राथमिकता आपदा के समय लोगों का सटीक सूचना और समय पर अलर्ट पहुंचाना है और ताकि बाढ़ और भूस्खलन जैसी परिस्थितियों में जान और माल के नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। के लिए हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार मॉक ड्रिल हो रही है, लगातार जागरूकता कार्यक्रम करा रहे हैं, तो और कार्रवाई करनी है हम लोग कर रहे हैं। इस वर्ष बरसात संभावना औसत से कम है। जो आईएमडी ने जारी की सूचना इसके अकॉर्डिंग जो बरसात होती है थोड़ी कम होगी, तो ऐसे में खतरा भी थोड़ा सा कम रहेगा। इसके बावजूद जो मौसम में परिवर्तन आया है वो ये आया है कि आजकल बहुत सीमित अवधि में 1 घंटे 2 घंटे बहुत अधिक बरसात हो जा रही है और ऐसे में नुकसान ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो इससे बचने के लिए यही है कि जागरूकता दिखाई जाए, लोगों को समय से चेतावनी जारी की जाए और हम लकी हैं कि सेल ब्रॉडकास्ट भारत सरकार ने लागू कर दिया है। सेल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों को एक साथ एक क्षेत्र विशेष में जितने लोग रहते हैं सबको एक साथ एक क्लिक पे हम सूचना दे सकते हैं और लोग अपना बचाव कर पाएंगे। निश्चित रूप से हम लोग इसका सदुपयोग करेंगे और लोगों को दे सकते हैं। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई पर्वतीय जिलों में अगले कुछ दिनों तक बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है और मौसम विभाग केंद्र के निदेशक डॉक्टर CS तोमर के अनुसार 9 मई को उत्तरकाशी यानी कि आज चमोली और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश हुई और 11 मई से नई पश्चिमी विक्षोभ से सक्रिय होने के संकेत हैं और जिससे बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। आज विभाग ने 11 मई से येलो अलर्ट जारी किया है और इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 40 से 50 किलोमीटर प्रति रफ्तार की घंटा से प्रति किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है और लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बहुत हल्की बारिश, कहीं कहीं
देखने को मिल सकती है। इससे सिमिलरली जो है 9 तारीख को भी ऐसे ही रहने का चांसेस है कि हल्की क्षेत्र में हल्की से बहुत हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में खासतौर से। 10 तारीख को हल्की से बहुत हल्की रहने के चांसेस है और वो भी सब 5 जिलों में, हमारे जो ऊपर के 5 जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर वाले जिले। 11 तारीख को हमारा जो है ये पश्चिमी विक्षोभ का, जैसे हमने बताया था कि थोड़ा सा असर हमारे प्रदेश में देखने को मिल सकता है। तो जो पर्वतीय जिले जो हमारे हैं सारे, वहाँ पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं-कहीं देखने को मिल सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में ये बहुत कुछ जगह पे हमारे को देखने को मिल सकता है। 12 तारीख को जो पर्वतीय जिले हैं, जो ऊपर के 5 नॉर्थ वाले हमारे 5 जिले हैं, वहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश अनेक स्थानों पर देखने को मिल सकती है, बल्कि जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में ये जो है हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं-कहीं पे देखने को मिल सकती है। तो 13 तारीख को भी सिमिलर सिचुएशन रहने वाली है। अभी जो हमने वार्निंग दिया, अभी येलो अलर्ट में ही है हमारे 7 तारीख, 8 तारीख के लिए और 11 तारीख के लिए, जो कि आकाशीय बिजली गिरने की वजह से है और जो तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर के बीच में या उससे कम हो सकता है। इस रेंज में तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई। और ग्राम विकास मंत्री भगत सिंह चौधरी ने विभागीय योजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए और ताकि ग्रामीणों को सीधे फायदा मिल सके। और बैठक में विभाग की डिजिटल रूप से मजबूती बनाने पर भी जोर दिया गया। और मंत्री ने बताया कि अब सभी ग्राम विकास अधिकारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है और इससे फील्ड में रियल टाइम डेटा सीधे विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा। और उन्होंने कहा कि कई बार कर्मचारियों के तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसलिए यह कदम जरूरी है और सरकार का उद्देश्य कामकाज को तेज और पारदर्शिता बनाने के लिए है। देखिए, सब जुड़ कर के काम कर रहे हैं, लेकिन हमने ये कहा था कि जो अन्य विभाग हैं ग्राम्य विकास के अलावा, क्योंकि महिलाओं की आय में वृद्धि करनी है, लखपति दीदियों बनानी है, तो उसके लिए जो अन्य विभाग हैं जैसे पशुपालन है, कृषि है, उद्यान है, तो इनके साथ भी कन्वर्जेंस करके, इनके साथ कोऑपरेटिव है, इनके साथ सहभागिता करते हुए इस दिशा में हम अपने जो टारगेट्स हैं उनको और तेजी से अचीव कर सकते हैं। तो उस दिशा में भी हम कर रहे हैं। आज हमने एक और निर्देश दिए हैं कि जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं उन सबको जो है लैपटॉप दे करके उनको जीपीएस के माध्यम से हम कनेक्ट करेंगे, ताकि उनकी वेयर अबाउट्स जो है वो हर समय हमारे पास रहे और एक मोबाइल ऑफिस के रूप में वो काम करते रहें, ताकि क्षेत्र में जब भी जहाँ पर किसी तरह के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता किसी ग्रामीण को हो तो उसको उसके लिए किसी ऑफिस में जाने की जरूरत न पड़े, मौके पे ही उसको उपलब्ध करवाया जा सके। और फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।